स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल एग्जामिनेशन अड्डा पर। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10 की महत्वपूर्ण प्रमेय की। वो भी कौन सी एक्सरसाइज की? एक्सरसाइज 11 और 12। बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे कि सर हमें प्रमेय में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो उसको देखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है। और इसके बीच बीच में मैं आपको एक्सरसाइज 11 और 12 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो आगामी परीक्षा, आगामी बोर्ड की परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पूरा वीडियो देखें, ध्यान से देखें, बुक अपने पास लेके बैठे, जिससे कि मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊं उसको आप टिक कर सकें। तो यहाँ पहले से एक प्रमेय लिखी हुई है, यह प्रमेय है थेल्स प्रमेय। यहाँ मैंने पेज नंबर पे भी डाले हैं 157। अगर इस थेल्स प्रमेय के बारे में बात करें, या इसे और कहते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, इस ये थेल्स प्रमेय का जो कथन है वो कथन क्या है? तो कथन की बात करते हैं अपन। तो कथन क्या है? किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा यदि त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे तो वह शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यहां नीचे लिखा हुआ आएगा, सिद्ध कीजिए। तो आइए समझते हैं सबसे पहले ये कथन क्या है। क्योंकि देखो, प्रमेय अगर हम कहें तो सबसे हार्ड पार्ट है मैथ्स का, और अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में कहूं तो सबसे इजी पार्ट है मैथ्स का। रीजन क्या है? इसमें, इस कथन में सब कुछ चीजें दी गई है, बस आपको माइंड लगाना है कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो समझते हैं। किसी त्रिभुज, यानी बात कर रहा है ये त्रिभुज, तो सबसे पहले क्या बनाते हैं? त्रिभुज। इसको आप नोट कर ले, पेज नंबर 157 पर है, इसलिए आप वहां पे जाके देख ले, क्योंकि ये कथन मैं भी रफ कर दूंगा क्योंकि जगह चाहिए होगी हमें। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, कोई भी एक भुजा ले लो, जैसे मैंने ये त्रिभुज लिया ABC, एक भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा। अब एक भुजा यानी BC के समांतर खींच देता हूं, BC के समांतर मैंने एक और कोई रेखा खींच दी, एक रेखा। त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करें। हाँ भी कर रही है, काट रही है। शेष दो भुजा यानी त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं, AB, BC और AC। शेष दो भुजा यानी BC के समांतर हमने खींच दी, तो शेष कौन सी बच गई? बाकी कौन सी बच गई? AB और AC। तो इसके समांतर हमने एक रेखा खींची, वह शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद कर रही है। हाँ भाई, P और Q पर प्रतिच्छेद कर रही है। आगे ये नाम हम अपनी मर्जी से दे रहे हैं। को प्रतिच्छेद करे तो वह दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि दोनों भुजाएं कौन सी? शेष दो भुजाएं। शेष दो भुजा कौन सी थी? AB और AC। इनको समान अनुपात का क्या मतलब है? यहां देखो, यहां इनका अनुपात निकालूंगा। अनुपात का मतलब बट्टा होता है, तो यहां पे इनका अनुपात क्या होगा? AP अपॉन BP। एक भाग AP, दूसरा BP, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? AB बट्टा BP। और दूसरा पार्ट क्या होगा हमारे पास में? AQ, और ये क्या हो जाएगा? CQ। तो हम क्या लिखेंगे? AQ बट्टा CQ। यानी कि यहां हो गया समान अनुपात। अनुपात तो हमने निकाल लिया। समान का मतलब क्या होता है? बराबर। यानी कि यहां क्या लगा दिया? बराबर। यानी कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे तो वह उनको समान अनुपात में विभाजित करती है। यह हमें सिद्ध करना है। यह कथन है थेल्स प्रमेय का, या आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का। तो इसको समझते हैं, एकदम इजी प्रमेय है। इसको आप पेज नंबर 157 निकाल लें, क्योंकि मैं रफ करने वाला हूं। आइए अब अपन ये सिद्ध करते हैं। मैंने एक त्रिभुज बनाया है ABC, यहां मैंने एक रेखा खींच दी, इसको नाम दे देता हूं मैं PQ। सबसे पहले जब भी आप प्रमेय सोल्व करते हो तो आपको लिखना होता है दिया हुआ, यानी कि इस कथन में क्या क्या दिया हुआ है। तो इस कथन में क्या दिया हुआ है? एक त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC की एक भुजा BC के समांतर एक रेखा L खींची, तथा ये रेखा L अन्य दो भुजाओं AB व AC को PQ पर प्रतिच्छेद करती है। तो हम क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC में BC के समांतर एक रेखा L है, जो कि AB व AC को क्रमशः का मतलब क्या आ गया? पहले AB लिखा है तो AB को कहां प्रतिच्छेद करती है? P पर, तो पहले P लिखना। फिर कौन लिखा हमने? AC लिखा है, तो यहाँ पे AC को कहां प्रतिच्छेद करती है? Q पर, तो क्रमशः
P वर Q पर प्रतिच्छेद करती है। कोई डाउट? ये दिया हुआ है। अब हमें सिद्ध क्या करना है वो चीज लिखते हैं। सिद्ध हमने स्टार्टिंग में भी देख लिया था। सिद्ध क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई प्रमेय करते हो पहले डिसाइड कर लो सिद्ध क्या करना है, फिर ज्यादा आसानी रहती है वहां तक पहुंचने में। तो सिद्ध क्या करना है, AP बट्टा BP, और इधर से क्या लिखेंगे, AQ बट्टा CQ। तो ये हमें सिद्ध करना है। अब ये सिद्ध करने के लिए हम जिसकी सहायता लेंगे, ठीक है, यहां पर प्रमेय को सिद्ध करने के लिए 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दिया हुआ, उसके बाद हमें क्या सिद्ध करना है, उसके बाद इस सिद्ध करने के लिए हमें एक्स्ट्रा कुछ, ये तो दिया हुआ है चित्र, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ जो अपनी तरफ से बनाएंगे वो आता है रचना में। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रचना, यानी कि ये गिवन हो गया सबसे पहले, फिर अपन को क्या प्रूव करना, उसके बाद में अपन लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में अपन क्या लिखेंगे, इधर ध्यान दो, रचना में हम लिखेंगे B और Q को मिलाया, C और P को मिलाया, क्रॉस में मिलाना है, B Q को मिलाया, C और P को मिलाया। तो हम क्या लिखेंगे, B को Q से तथा C को P से मिलाया। एनी डाउट? उसके अलावा हमें और क्या रचना करनी है, हमें यहाँ P से, इसके सामने वाली भुजा कौन सी दिख रही है आपको, AQ, P से देखूंगा तो क्या दिख रही है, AQ, इस AQ पर लंब डालना है। तो इसको मैं लिख देता हूं PM। तो हम क्या लिखेंगे, P से AQ पर लंब PM डाला। कोई डाउट? वैसे ही यहां पर Q से अपन को क्या करना है, एक और लंब किस पे डालना है, Q के सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, AP, लंब डाला हमने। अब ये लंब डाल क्यों रहे हैं, अभी हम बात करेंगे इसकी भी की जरूरत क्या पड़ी। तो Q से एक लंब डाला, इसको मैं Q1 लिख देता हूं, Q से AP पर लंब QN डाला। कोई डाउट? क्या किया हमने रचना में, B को Q से मिलाया क्रॉस में, C को P से मिलाया क्रॉस में, उसके बाद इससे भी क्रॉस में P से एक लंब डाला AQ पर, Q से एक लंब डाला AP पर। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं। अब यहां पे आती है एक और चीज, रचना की चौथी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उपपत्ति। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि ये कौन सा राक्षस है, ये उपपत्ति होता क्या है, ये तो हमें पता, दिया हुआ क्या, इसका मीनिंग भी पता है, सिद्ध क्या करना है ये भी पता है, रचना का भी हमें पता है, लेकिन ये उपपत्ति का मीनिंग क्या होता है। तो देखो, यहां इस चित्र को देखने के बाद हमारे मन में जो ख्याल आता है कि इसको ऐसे प्रूफ कर सकते हैं, कुछ पुरानी चीजें हम यूज करके यहां तक सिद्ध करने तक पहुंच सकते हैं, वो चीज हमारे जो ख्याल है हम जिसकी सहायता लेके सिद्ध करेंगे वो चीजें किस में आती है, उपपत्ति में। तो देखो यहां सबसे पहले, यहां इसको प्रूव करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, आपने 9th में एक्सरसाइज नंबर 9, क्लास 9th एक्सरसाइज नंबर 9, उसमें आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, आपने एक समांतर चतुर्भुज बनाया होगा। अगर आपने वहां प्रमेय किए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं की है तो फिर क्या कह सकते हैं, आपको करवाई नहीं है वो भी अलग बात हो सकती है। लेकिन आइए बात करते हैं अपन, ये थ्योरम क्या है। हम कहते हैं, यानी कि प्रमेय कहती थी कि समांतर चतुर्भुज यानी कि दो समांतर रेखाओं के बीच बने तथा एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर रहता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लगा दूं P, यहाँ पे लगा दूं Q, एक त्रिभुज बन रहा है APB और दूसरा बन रहा है AQB। ये दो समांतर रेखाओं के बीच है AB और CD, क्योंकि समांतर चतुर्भुज मैंने कह दिया था दोनों समांतर होती है, आमने सामने की भुजाएं, और एक ही आधार का मतलब अगर मैं लिखूं इनको AQB और दूसरे को मैं क्या लिखूंगा APB, तो इसमें कॉमन क्या है AB, यानी कि आधार भी सेम है। तो हमने क्लास 9th में पढ़ा था, दो समांतर रेखाओं तथा एक ही आधार पर बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो यहां हम वो चीज यूज करेंगे। तो देखो समांतर रेखा है कौन सी भाई, हमने खुद ने कहा BC के समांतर हमने रेखा हल खींची है, तो PQ भी किसके समांतर होगी, BC के। यहां हमने लिखा है BC के समांतर एक रेखा हल खींची, यानी कि BC और PQ आपस में समांतर है। तो इस BC से अगर मैं देखूं तो एक त्रिभुज बन रहा है BQC और दूसरा त्रिभुज क्या बन रहा है BPC।
एक BPC और दूसरा BQC। तो यानी कि ये दोनों त्रिभुज हमारी जो हमने 9th में पढ़ी थी उस प्रमेय के पालन कर रहे हैं, इसलिए इनका क्षेत्रफल क्या रहेगा, बराबर। तो हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, अब जानो नहीं जानो यहाँ क्या लिखना है, हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं तथा एक ही दो समांतर रेखाओं के बीच लिख लेना, दो समांतर रेखाओं के बीच तथा एक ही आधार पर बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर रहता है, इक्वल एरिया बराबर होता है। तो यहां से हमें कौन कौन से त्रिभुज मिल गए भाई, एक तो BPC, तो एरिया ऑफ BPC यानी कि BPC त्रिभुज जो है उसका एरिया, और BQC इसका एरिया क्या रहेगा, बराबर रहेगा। इसको मैं समीकरण नंबर क्या दे देता हूं, एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये कहां काम आएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे लास्ट में इसी को अपन को वापस यूज करना है। तो आइए आगे की बात करते हैं। अब यहां BPC, अब ध्यान रखना, याद कर लो कि जब थेल्स प्रमेय आएगी तो हमें 4 त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना है। कितने का, 1 2 3 4, कितने का, 4 का क्षेत्रफल निकालना है। तो आइए क्षेत्रफल की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल चुके हो। जैसे समकोण त्रिभुज की बात करूं ABC, यहां से मैंने एक लंब डाल दिया CQ, तो आप क्या कहते थे, इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार क्या होता था, AB। ऊंचाई, ये लंब है, लंब कहां से कहां तक है, C से Q तक, लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण, राइट एंगल, तो C से Q तक, तो आप क्या करते थे, इंटू CQ। तो वैसे ही हमें यहाँ पे भी ढूंढना है कि कौन सी भुजा आधार है और कौन सा लंब है। अगर आप कंफ्यूज होते हो तो मैं आपको बता दूं कि आप जब खड़े रहते हो तो आपकी जो फर्श होती है वो आपका आधार होती है। क्यों? क्योंकि आप फर्श के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। एकदम स्ट्रेट ही खड़े होते हैं, कैसे तिरछे हवा में खड़े रहते हैं, एकदम स्ट्रेट खड़े रहते हैं। तो 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण कहां से बनता है, फर्श से। इसलिए फर्श हमारा आधार है और हमारे पांव से लेके यहां तक ये उस पर लंब है। क्या होगा, लंब। तो यहां अपन ढूंढते हैं। तो सबसे पहले 4 त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना, वो 4 त्रिभुज क्या होंगे उसकी बात करते हैं। एक तो BPC, एक BQC जो हमने लिख दिया। अब 2 त्रिभुज होंगे APQ, दोनों त्रिभुज APQ होंगे। अब आप कहोगे सर ये त्रिभुज तो एक ही लिया, लेकिन इस पर आप कह रहे हो 2 बार निकालना है। रीजन क्या है, क्योंकि इस पर 2 लंब है, एक तो PM और एक QM। तो 4 त्रिभुज कौन कौन से हो गए, पहला BPC, देखो इसको ढंग से यहीं से याद कर लेना, APQ और वो भी APQ। ये 2 तो निकालने हैं क्योंकि हमने स्टार्टिंग में लिख दिए ये दोनों, क्योंकि इन पर हमने 2 अलग अलग लंब डाले गए हैं। अगर आप APQ देखोगे तो इस पर एक लंब तो क्या है QN, दूसरा लंब क्या हो जाएगा PM। इसलिए हम क्या कहेंगे यहां से, इस बार 2 बार क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आइए बात करते हैं। देखो सबसे पहले BPC से स्टार्ट करता हूं, और जब आप इसका 2 बार निकालोगे APQ, एक बार BPC के बाद निकालना, एक बार BQC के बाद निकालना। तो सबसे पहले एरिया ऑफ BPC निकालता हूं। तो BPC का एरिया आप निकालोगे, देखो मैं बना रहा हूं BPC, अगर आपको दिख रहा होगा, यहां मैंने P लिखा था उसको बाहर लिख दिया मैंने, BPC। अब BPC की कौन सी भुजा पर 90 डिग्री दिख रहा है, BQ, आगे बढ़ाऊंगा नहीं है, PQ पर भी नहीं है। लेकिन अगर मैं BP को आगे बढ़ाऊंगा तो BP पर लंब है, क्या लंब है, ये रहा 90 डिग्री। आगे बढ़ा रहे हो, दिख रहा 90 डिग्री, तो BP तो आधार हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा QN। तो मैं क्या लिखूंगा 1/2 आधार तो क्या हो जाएगा BP, और आगे लंब कहां से कहां तक है, N से Q तक, इसको क्या लिख दूं मैं QN। ये समीकरण नंबर 2। अब आगे की बात करते हैं अपन। BPC मैंने कहा APQ का एरिया 2 बार निकालना है, क्षेत्रफल 2 बार निकालना, तो एक बार BPC के बाद निकाल दूं, एरिया ऑफ APQ 1/2। अब आपके मन में यह सवाल होगा सर आधार क्या लेना, लंब क्या लेना। तो यहां BPC में आपने लंब क्या लिया था QN, तो यहां पे भी लंब क्या लेना है, QN ही लेना है। अब ये QN किस पर लंब है अभी, AP पर, APQ आधार क्या हो जाएगा AP, और QN इस पर लंब है, तो यहां आधार क्या लेना है AP। कोई प्रॉब्लम? अब आप इन दोनों समीकरणों से अगर देखोगे तो मैं आपको कहूंगा कि देखो हमें जो चाहिए था BP और AP,
बीपी और एपी सिद्ध करने में वो यहाँ से आ रहा है, कैसे आएगा, भाग दे दूं, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, बीपी बट्टा एपी आ जाएगा, Q1 से Q1 कट जाएगा। तो आप खुद कहोगे हाँ सर सही बात है ना, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 और 3 का भाग दे दो, भाग क्यों दे रहे हैं पता चला ना, क्योंकि हमें बीपी बट्टा एपी चाहिए, उसको बाद में उल्टा कर लेंगे तो एपी बट्टा बीपी हो जाएगा। तो यहाँ अपन आगे क्या करेंगे, 2 में 3 का भाग दे देंगे। तो एक बार इसको नोट कर ले आप आराम से, अगर आप नोट नहीं कर पा रहे हो तो इसको पॉज कर दे, पॉज करके स्क्रीनशॉट लेने के बाद में नोट कर ले। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कैसे आपको नोट करना है, इसको आराम से रोक दे, पॉज कर दे और उसके बाद स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख ले। अब आगे की बात करते हैं। देखो ये सिद्ध करना अपने माइंड में रखना, फिर मैं इसको लिखता रहूंगा बार बार। अब हम क्या करेंगे, हमें एपी बट्टा बीपी चाहिए था, एपी और बीपी यहाँ आ गया तो हम लिखेंगे इक्वेशन 2 बट्टा इक्वेशन 3, या आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, समीकरण 2 में समीकरण 3 का भाग देने पर। तो या ये करते हैं अपन, तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ बीपीसी बट्टा इधर क्या है एरिया ऑफ एपी क्यू बराबर 1/2 बीपी इंटू Q1, और दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास में 1/2 एपी इंटू Q1। समीकरण 2 में समीकरण 3 का भाग दीजिए, 1/2 से 1/2 कट गया, Q1 से Q1 कट गया, ये इधर भाग में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा में। तो हमारे पास में क्या आ गया, एरिया ऑफ बीपीसी बराबर बीपी बट्टा एपी इंटू एरिया ऑफ एपी क्यू। समीकरण नंबर 4 क्या हुआ देखो वापस, 1/2 से 1/2 कट गया, Q1 से Q1 कट गया, तो ये एपी क्यू इधर भाग में था, इधर गया तो गुणा में आ गया। और मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि बीच बीच में मैं एक्सरसाइज नंबर 11 और 12 जो भी है उसके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताने वाला हूँ, तो साथ साथ में टिक मार्क भी कर लें। तो यहाँ आ गए अपने पास में। अब वापस चलते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट के बाद। देखो जैसे आपने समीकरण नंबर 1 लिखे ना, यहाँ से आंसर स्टार्ट हो जाएगा, बीपीसी बीक्यूसी, बीपीसी निकालना है, बीपीसी के बाद में एपीक्यू निकालना है, उसके बाद में बीक्यूसी निकालना है, फिर एपीक्यू निकालना है। तो यहाँ से 4 त्रिभुज हो जाएंगे, तो आपके आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं किसका एरिया निकाल रहा हूँ, एरिया ऑफ बीक्यूसी। बीक्यूसी की बात करूंगा मैं, बीक्यूसी दिख रहा होगा आपको। इस बीक्यूसी में कौन सी भुजा को आगे बढ़ाने पर 90 मिल रहा है, तो अब आप क्लियर है कि सर सीक्यू को आगे बढ़ाओगे तो हम 90 डिग्री का आ जाएगा, क्योंकि हमने खुद ने लंब डाला है। तो यहाँ पे ये लंब आ जाएगा, तो इसका सीक्यू क्या हो जाएगा, आधार। तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई एम से लेके कहां तक है, पी तक, तो हम क्या कहेंगे पी एम। इक्वेशन नंबर 5। और बीक्यूसी के बाद वापस क्या निकालना है, एपीक्यू। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ एपीक्यू। अब आप कहोगे सर यहाँ आधार कौन सा लेना है, लंब कौन सा लेना है, तो मैं कहूंगा यहाँ पे क्या लिया पीएम, तो यहाँ पे भी पीएम लिखना है। क्या लिखना है, पीएम, लंब हो गया। अब ये पीएम लंब 90 डिग्री कौन सी भुजा पर है, एक्यू पर, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, आधार की जगह एक। ये समीकरण नंबर कितनी हो गई अपने पास में, 6। कोई प्रॉब्लम। अब वापस वही चीज, अगर आपने प्रूव करना, आपके दिमाग में है एपी बट्टा बीपी, और इधर हमने क्या लिखा था, एक्यू बट्टा सीक्यू। अब हमें क्या चाहिए, एक्यू और सीक्यू। अब यहाँ पे नोट करो आप, एक्यू और सीक्यू आ गया, मतलब भाग दे दो फिर। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 5 में 6 का भाग देने पर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को याद रखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट अभी हमारे काम आएगी, रफ कर दो बाकी। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, अब इक्वेशन नंबर 5 बट्टा इक्वेशन नंबर 6, समीकरण 5 में 6 का भाग देने पर। तो यहाँ पे क्या आएगा, एरिया ऑफ बीक्यूसी बट्टा एरिया ऑफ एपीक्यू। एरिया का मतलब क्या हो गया, क्षेत्रफल, त्रिभुज बीक्यूसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एपीक्यू का क्षेत्रफल। यहाँ ऊपर क्या है, 1/2 सीक्यू इंटू पीएम, 1/2 एक्यू इंटू पीएम। पीएम से पीएम कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, पीछे क्या बच गया हमारे पास में, सीक्यू बट्टा एक्यू। अब यहाँ पे ये भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में वर्ज गुणन। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ बीक्यू सी बराबर सीक्यू बट्टा एक्यू, और इधर क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ एपी क्यू। समीकरण नंबर 7। अब देखो आपने अगर फर्स्ट इक्वेशन नोट की होगी, बीपीसी, और इधर क्या लिखा था, बीक्यूसी, ये लिखा था।
हमारा टारगेट यही था, शुरू से स्टार्टिंग से हमने टारगेट डिसाइड कर लिया था, बीपीसी का एरिया निकालना, निकाल लिया भाई, बीक्यूसी का एरिया निकालना, निकाल लिया भाई। अब ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर, तो इनको बराबर रख दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम बराबर रखते हैं, इसको नोट कर लेना आप, मैंने पहले ही आपको बताया नोट कैसे करना है। इसको पॉज करना है, पॉज करके फिर क्या लेना है, स्क्रीनशॉट, उसके बाद आप आराम से लिख सकते हो, या फिर पॉज करने के बाद आराम से लिख लो, फिर आगे वापस क्या कर लो, उसको रिज्यूम कर लो, स्टार्ट कर लो। तो अब हमारा टारगेट इक्वेशन नंबर फर्स्ट यही थी, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट यही थी, तो हम क्या करेंगे, अब बाकी मैं रफ कर रहा हूं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या कह रही थी कि बीपीसी और बीक्यूसी का एरिया बराबर है, तो इन दोनों को आपस में बराबर रख दो। ध्यान रखना, समीकरणों में आपकी लैंग्वेज में समझाऊं तो अगर इन राक्षसों का एक पक्ष बराबर हो, एक साइड बराबर हो, तो दूसरी साइड भी जक मार के बराबर होगी। यानी कि यहाँ पे बीपीसी और बीक्यूसी जो है इनका एरिया ये तो बराबर है, तो इधर वाला भी क्या होगा, बराबर। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, सबसे लास्ट में लिखनी है ये बात, समीकरण 1 से इधर क्या जाएगा, बीपी बट्टा एपी इंटू एरिया ऑफ एपी क्यू, और इधर क्या आ जाएगी, सी क्यू बट्टा ए क्यू एरिया ऑफ एपी क्यू। एपी क्यू से एपी क्यू कट गया, क्योंकि इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में आएगा, ये बराबर था। पीछे क्या बच गया, बीपी बट्टा एपी, इधर क्या बच गया, सी क्यू बट्टा ए क्यू। अब हमें प्रूफ क्या करना था, ये एपी बटा बीपी ए क्यू बटा सी क्यू, हमारे उल्टा आया है, तो इसको मैं क्या कर लूँ, इनवर्स कर लूँ। तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, एपी बट्टा बीपी बराबर क्या होगा, ए क्यू बट्टा सी क्यू। हैंस प्रूफ, यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं है ना भाई, हैंस प्रूफ यानी इति सिद्धम, जो सिद्ध करना था वो हमने सिद्ध कर लिया। तो इसको नोट कर ले। नोट करने का तरीका मैं पहले ही बता चुका हूं, इसको पॉज कर ले, यहां से लिख ले। अब हम वापस रिवाइंड करते हैं दिमाग में, इसको बंद करना, पॉज करना और सोचो, और या फिर मैंने जैसे बोलता हूं उसके साथ सोचना। लिखा हुआ क्या था, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को यदि प्रतिच्छेद करे तो शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब हमें सिद्ध करना था एपी बट्टा बीपी ए क्यू बट्टा सी क्यू। हमने क्या किया, हमने पहले दिया हुआ वो लिख दिया, सिद्ध करना, फिर हमने रचना की, बी को क्यू से मिलाया क्रॉस में, सी को पी से मिलाया, क्यू से एक क्रॉस में लम्ब डाला क्यू एन, और पी से एक लम्ब डाला पी एम। फिर हमने क्या किया, हमने 9 की एक थ्योरम यूज की, उसमें क्या था, किसी दो समांतर भुजाओं के बीच तथा एक के आधार पर बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो हमने लिखा बीपी सी और बी क्यू सी। तो हमारे यहाँ से हमारे पास में क्या आ गया, इनमें यही निकालना है और इसी से आंसर आएगा। फिर हमने क्या किया, बीपीसी का एरिया निकालने के लिए 1/2 आधार इंटू ऊंचाई का प्रयोग किया, बीपी इंटू क्यू। वैसे यहाँ पे सी क्यू इंटू पीएम, और फिर हमने कहा एपी क्यू का एरिया दो बार निकालना है। एपी क्यू में पहले आधार ये लेंगे एपी और क्यू एन लंब हो जाएगा, दूसरी बार में ए क्यू और लंब क्या हो जाएगा पीएम। फिर हमने इन दोनों का भाग दिया तो हमारे पास में बीपीसी और बीक्यूसी का एरिया आया। फिर हमने कहा समीकरण का एक पक्ष अगर बराबर होता है तो दूसरा पक्ष भी झक मार के बराबर होता है, तो हमने क्या किया, इनको बराबर लिखा, ए क्यू एपी क्यू से एपी क्यू कट गया, पीछे जो बचा वो हमारे आंसर से थोड़ा सा इन्वर्स आ रहा था, व्युत्क्रम आ रहा था, तो हमने क्या किया, इसको उल्टा कर दिया। आप अगर इसको गुणा भाग करके लिखोगे तो भी सही है, डायरेक्ट लिखोगे तो भी एकदम आंसर सही है। तो ये हमारे हुई थ्योरम पर में, और मैं आपको बता दूं बोर्ड में 3 या 4 बार ये पूछी गई है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आराम से इस वीडियो को 2-3 बार देखें तो आपके एकदम मतलब आपको ट्राई भी नहीं करनी पड़ेगी, आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। और रही दूसरी बात, मैंने पहले ही कहा है कि इस वीडियो में बीच बीच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताता रहूंगा, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और अपनी बुक पास में लेके बैठे जिससे कि आप टिक मार्क कर सकें। आगे की थ्योरम मैंने यहाँ लिख दी है। आगे की थ्योरम क्या है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान होता है। पेज नंबर है इसके 175 175 पर आपको मिल जाएगी राजस्थान बोर्ड की क्लास 10th की बुक में। क्या लिखा हुआ, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान होता है। अब यहाँ एक वर्ड आया समरूप त्रिभुज, जो क्लास 9th के विद्यार्थी है उनको ये अभी पढ़ा नहीं होगा, उनको पता नहीं होगा कि समरूप क्या होता है। तो मैं छोटा सा यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, समरूप और सर्वांग। आपने दो चीजें पढ़ी है, एक तो कॉन्ग्रेट पढ़ा होगा आपने, और एक हम बात करें समरूप त्रिभुजों की। देखो दोनों में फर्क क्या होता है।
एक होता है सर्वांगसम, एक होता है समरूप। सिंपली बात समझना, सर्वांगसम का मतलब क्या होता है, जैसे मेरे दोनों हाथ क्या है, ये दिखने में भी एक जैसे हैं, यानी कि रूप समान है, इसके अलावा इनका आकार भी एक समान है, मतलब एक के ऊपर एक अगर मैं रख देता हूं तो एक दूसरे को ढक लेते हैं। ऐसी आकृतियां क्या कहलाती है, सर्वांगसम आकृतियां। सर्वांगसम आकृतियां यानी हमने त्रिभुज पे ज्यादा पढ़ी है, तो त्रिभुज के बारे में मैं कहूंगा सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं बराबर होती है और संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब यहाँ बार बार एक मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, जैसे इसमें भी है संगत, तो अभी बात करेंगे संगत क्या होता है। तो सर्वांगसम के बारे में आपने समझ लिया होगा कि जिसमें भुजाएं भी समान होती है और कोण भी बराबर, संगत कोण भी बराबर होते हैं, वो सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं। अब समरूप की बात करता हूँ। समरूप में क्या होता है, जैसे आपका हाथ उठाइए और मेरा हाथ देखिए, ये दिखने में तो एक ही जैसे है, मतलब अंगूठा अंगूठे की जगह है, चिटुली चिटुली की जगह है ना भाई। ऐसा तो नहीं है किसी के इधर उधर हो जाए, या बीच में चिटुली है या बीच में अंगूठा, नहीं, समरूप है, दिखने में एक जैसे। लेकिन आपका और मेरा हाथ अगर एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो एक पूरा नहीं छुपा पाएंगे, हो सकता है आपका हाथ छोटा हो या बड़ा हो, तो फिर ऐसी आकृतियों को क्या कहते हैं, समरूप, जो दिखने में एक जैसी हो। और समरूप त्रिभुजों में क्या होता है, इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है, मतलब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है और संगत कोण तो बराबर ही होते हैं। मतलब इन दोनों में फर्क क्या हो गया, दोनों के संगत कोण तो बराबर ही रहते हैं, ये तो क्या हो गई समानता। लेकिन अगर भुजाओं की बात करूं तो सर्वांगसम त्रिभुजों में त्रिभुज की भुजाएं संगत भुजाएं बराबर होती है, जबकि समरूप त्रिभुजों में त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो आइए हम बात करते हैं संगत की, कि भाई संगत क्या है सर, बार बार आप संगत काम में ले रहे हो। संगत का मतलब क्या होता है, इधर ध्यान दो, इसी से समझा रहा हूं मैं। जैसे कि ये दोनों हैं, मेरे हाथ है, इन दोनों को मैंने ऊपर रखा, ये सर्वांग से मैं आपने सीख लिया। लेकिन अगर मैं ये अंगूठा यहाँ से काट के यहाँ बीच में लगा लूँ ऐसे, फिर मैं क्या कहूँगा, अंगूठा, बीच वाला अंगूठा अंगूठे के बराबर है, चिटुली चिटुली के बराबर है, तीनों भी बराबर है। तो मैं आपसे पूछूंगा ये क्या है, सर्वांगसम है, तो आप कहोगे सब बराबर ही है ना सर। लेकिन मैं कहूंगा आपको, मैं इसको ऐसे रखूंगा तो क्या एक दूसरे को छुपा पाएंगे, नहीं। मतलब ये कि संगत का मतलब ये हो गया, अंगूठा इधर है तो इसमें भी इधर वाला ही बराबर होना चाहिए, एक ही जगह वाला बराबर होना चाहिए, तो उसका मतलब होता है संगत। तो अब समझते हैं इस प्रमेय को। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान होता है। मतलब कि दो समरूप त्रिभुज दिए हुए हैं, पहले इसको रफली समझते हैं, हमें प्रूफ क्या करना है, वहां तक पहुंचते हैं। पी क्यू आर, इनके कोण बराबर होंगे। ये मेरे मतलब क्या है, देखो यहाँ एक साइन लगाए, यहाँ पे भी एक, मतलब कोण बी बराबर है कोण क्यू के। कोण सी, यहाँ दो साइन है, यहाँ आर है तो कोण आर, और ए और पी भी बराबर होंगे, क्योंकि समरूप त्रिभुजों में संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। अब बात करते हैं, वो कह रहा है कि इनका क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्षेत्रफल ए बी सी, दूसरा क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा, पी क्यू आर, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। संगत भुजा एक और तीन कोण के बीच में कौन सी है, ए बी, तो यहाँ क्या लिखूंगा ए बी, और यहाँ क्या लिखा हुआ, वर्गों के, तो वर्ग कर दिया मैंने, स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे एक और तीन के बीच में भुजा कौन सी है, पी क्यू, तो यहाँ मैं क्या करूंगा, पी क्यू स्क्वायर। वैसे यहाँ पे एक और तीन के बीच में भुजा कौन सी है, बी सी, तो यहाँ पे बी सी स्क्वायर। तो यहाँ एक और दो के बीच में भुजा कौन सी है, क्यू आर स्क्वायर। इधर दो और तीन के बीच में कौन सी है, ए सी, इधर दो और तीन के बीच में कौन सी है, पी आर। तो ये हमें सिद्ध करना है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर, और अनुपात में बट्टा ही होता है, मैंने पहले कह दिया आपको, तो बट्टा बराबर होते हैं। ये हमें सिद्ध करना। आप सिद्ध कैसे करेंगे, एकदम इजी वे है इसका, आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहली बात, दिया हुआ क्या है, तो दिया हुआ लिखेंगे हम, आप पूरा लिख लेना, दिया हुआ है। दिया हुआ क्या है भाई, दो समरूप त्रिभुज ABC व PQR है, तो यहाँ बना दूं मैं, छोटे बना रहा हूं मैं कि ज्यादा स्थान नहीं दे रहे अपना। आप चाहो तो अपनी मर्जी है, कितनी बुक आपको भरनी है, कितनी नोटबुक आपको फिल करनी है, उस हिसाब से बना लेना PQR। अब समरूप त्रिभुज है, तो समरूप त्रिभुजों में हमने पहले ही कहा था कि इनके संगत कोण बराबर होते हैं। मतलब A ऊपर है तो यहाँ P है, तो हम क्या लिखेंगे, कोण A बराबर कोण P। ये भी दिया हुआ, ध्यान रखना, B Q, तो B बराबर Q, और यहाँ पे C तीसरे नंबर पर, इधर तीसरे नंबर पर R,
तो C बराबर R। और हमने कहा था इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है, मतलब इनका अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ 1 और 2 के बीच में कौन है? AB। इधर 1 और 2 के बीच में PQ। यहाँ पर 2 और 3 के बीच में BC। इधर 2 और 3 के बीच में QR। इधर 1 और 3 के बीच में AC। इधर 1 और 3 के बीच में PR। तो हम क्या कहेंगे कि भाई ये दिया हुआ है संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है समरूप त्रिभुजों में। अब हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध किया हमने। क्या सिद्ध करना है? हमने लिखा था कि भाई इनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात है वो उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब ये जो है इनका वर्ग कर दो, AB स्क्वायर बट्टा PQ स्क्वायर, BC स्क्वायर बट्टा QR स्क्वायर, AC स्क्वायर बट्टा PR स्क्वायर। कोई टेंशन आपको? कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत अभी तक? अब आगे क्या करना होता है अपन को? रचना। रचना कैसे करेंगे अपन? हम A से BC पर एक लंब डालेंगे AD और P से एक लंब डालेंगे PM। नाम अपनी मर्जी से दे रहा, नम मतलब 90 डिग्री का कोण। तो हम क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC में शीर्ष A से BC, भुजा BC है, BC पर ही लंब डाला है, BC पर लंब AD खींचा या डाला। वैसे ही यहां पर त्रिभुज PQR में शीर्ष P से QR पर लंब PM डाला। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करना है? इधर ध्यान दो, ये डाल दिया हमने। अब अपन को क्या करना है? इसके छोटे वाले पार्ट लेने हैं अपन को। तो देखो छोटे वाले पार्ट कौन से होंगे अपने पास में? यहां देखो, एक तो ABD और इधर से आप क्या ले लो? PQM। तो हमने क्या लिया? त्रिभुज ABD व त्रिभुज PQM में। अब इन दोनों में क्या है? देखो ये 90 इधर है तो 90 इधर भी होगा, क्योंकि हमने कहा था एक ही युग्म होगा ये, एक ही लीनियर, एक ही रेखा पर बनने वाले कोणों का 180 होता है। ये 90 तो ये 90, ये 90 तो ये 90। अब यहाँ अपन देखें इन दोनों त्रिभुजों में ABD, मैं अलग अलग बना देता हूँ इसको, ABD, और दूसरा मैंने कौन सा लिया? PQM। PQM, ये 90, ये भी 90, और हम पहले कह चुके हैं ये भी और ये कोण B और Q तो बराबर ही है, B और Q बराबर है। अब A बराबर नहीं रहा क्योंकि A का पार्टीशन हो गया, P का भी पार्टीशन हो गया, इसको विभाजित कर दिया गया। अब ये समद्विभाजित हुआ या क्या हुआ है ये अपन को नहीं पता है। हमने क्या कहा कि ये टुकड़े हो चुके हैं इसके। तो यहाँ इन दोनों में अपन देखें तो हम क्या कहेंगे? कोण D बराबर किसके? कोण M के। तो इन दोनों त्रिभुजों में मैं क्या लिखूंगा? कोण D बराबर कोण M, और कोण B बराबर कोण Q। तो यहाँ कोण D बराबर कोण M हुआ, ये तो हम क्या लिख सकते हैं? रचना से, क्योंकि हमने खुद ने कहा लंब डाला है हमने, तो रचना से। और B बराबर Q, ये रहा B बराबर Q, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? दिया हुआ है। कोई प्रॉब्लम? और किसी त्रिभुज के दो कोण अगर बराबर हो जाए तो तीसरा कोण भी बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो यहाँ पर अगर 180 में ये जुड़ेगा तो यहाँ पे भी ये बराबर है, तो इसमें भी बराबर चीज जुड़ेगी। तो हम क्या लिख देंगे? कोण A बराबर कोण P। ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, अगर इसको हटा दूं मैं तो भी दो कोण बराबर हो गए, तो तीसरा कोण वही बात झक मार के बराबर होगा। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? कोण कोण समरूपता कसौटी से, कसौटी जिंदगी नहीं है ना, समरूपता कसौटी से दो कोण बराबर हो गए तो त्रिभुज क्या हो गए? समरूप। तो हम क्या लिखेंगे? ABD समरूप है किसके? PQ। कोई प्रॉब्लम? आराम से समझ में आ गई होगी बात कि भाई ABD समरूप होगा PQM। और हमने समरूपता के बारे में स्टार्टिंग में जब हमने सर्वांकशन में समरूप यहाँ पे लिखा था तो मैंने कहा था समरूप में त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ संगत कोण बराबर हो गए, इसलिए हमने क्या लिखा? अब ध्यान रखना, यहाँ A के बराबर कौन है? P, तो A पहले तो P भी पहले, उसके बाद B के बराबर कौन है? Q, तो B के बाद यहाँ सेकंड नंबर पर Q, और फिर D और M। ये जो इसका सीक्वेंस होता है ये भी इंपॉर्टेंट होता है, इसको इसी क्रम में ही लिखना। तो यहाँ तक नोट कर लो, फिर इसको रफ करना पड़ेगा अपन।
नोट करने का तरीका मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप इसको पॉज कर सकते हो, पॉज करके आराम से नोट कर सकते हो। अब यहाँ बात करूँ, ये समरूप है, तो समरूप में क्या होता है, संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो संगत भुजाएं कौन कौन सी हो गई भाई, यहाँ मैं लिख सकता हूँ ए बी, यहाँ क्या जाएगा पी क्यू, क्योंकि ए के बराबर अगर मैं बात करूँ तो कौन है पी, तो मैं क्या यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ लिख देना है स्टार्टिंग में समरूपता से ए बी, तो इधर क्या आ जाएगा अपने पास में पी क्यू, और इधर मैं बात करूं तो इधर क्या है 3 और 90 डिग्री के बीच में एडी, तो इधर मैं क्या लिख दूंगा एडी, तो इधर अपन को क्या लिखना पड़ेगा पी आर। अब आप कहोगे सर तीसरी भुजा को क्यों काम में नहीं ले रहे, क्योंकि ये त्रिभुज की भुजा है ही नहीं, क्योंकि हमने देखा था त्रिभुज पूरा था ए बी सी, और इधर क्या था पी क्यू आर। अब आप कहोगे सर लंब को क्यों ले लिया फिर, तो लंब मैं कहूंगा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, लंब 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई क्या होती है लंब होती है, 1/2 आधार इंटू लंब भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पे लंब काम आएगा, इसलिए मैंने लंब को लिया है। अब हम बात करें, मैं रफली यहाँ पे वापस ये चित्र बना देता हूँ आपके लिए कि आप पहचान सको वापस कि हम किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने रफ कर लिया लेकिन आपकी नोटबुक में तो है ही है। यहाँ से हमने लंब डाला था एडी, यहाँ से हमने लंब डाला था पी एम। अब अगर मैं बात करूँ एबीसी का क्षेत्रफल निकाल लूँ, एरिया ऑफ एबीसी वो क्या होगा 1/2 आधार बीसी, क्योंकि ऊंचाई BC जिसमें 90 डिग्री कोण है वही आधार होती है, तो BC इंटू 80 समीकरण नंबर 1। और इसको मैं दूसरा दूंगा तो एरिया ऑफ PQR, इसको मैं क्या लिखूंगा 1/2, यहाँ पे लंब किस पर है भाई QR पर, तो आधार क्या हो जाएगी QR, और ऊंचाई या लंब कहूँ तो वो क्या हो जाएगा PM। तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई समीकरण नंबर 2। अब हमको पता है कि हमें जब सिद्ध करने वाली बात आई थी तो सिद्ध करने में हमने क्या लिखा था, सिद्ध करने में हमें सिद्ध क्या करना है भाई, एरिया ऑफ ABC एरिया ऑफ PQR बराबर किसके होता है भाई AB स्क्वायर बट्टा BC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बट्टा QR स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बट्टा PR स्क्वायर, यही सिद्ध करना है आपको। तो यहां से हम अब क्या करेंगे, अपन को पता है कि बट्टा में करना है, अनुपात निकालना है, क्योंकि खुद क्या कह रहा है क्षेत्रफलों का अनुपात, अनुपात का मतलब बट्टा, तो हम क्या लिखेंगे समीकरण 1 बट्टा समीकरण 2, आप पूरी लाइन लिख सकते हो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा ABC बट्टा PQR। यहाँ जगह कम है इसलिए मुझे बार बार रफ करना पड़ रहा है, आप नोट करते जाओगे तो आपको पता चल जाएगा और मैं आपको याद दिला दूंगा। तो यहाँ भाग देंगे 1/2 इंटू BC इंटू AD, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 QR इंटू PM, कोई प्रॉब्लम है, 1/2 से 1/2 कट गया। अब स्टार्टिंग में जो हमने लिखा था, हमने क्या लिखा था समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है, जो दिया हुआ उसमें हमने लिखा था AB बट्टा PQ बराबर होता है BC बट्टा QR के, और भी लिखा था तीसरी चीज में यहाँ नहीं लिख रहा हूं। तो यहाँ देखो, यहाँ मुझे क्या मिल रहा है BC बट्टा QR, BC बट्टा QR ये किसके बराबर है भाई AB बट्टा PQ, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ AB बट्टा PQ, आप अगली लाइन में लिख सकते हो, गुणा AD बट्टा PM। अगर AD बट्टा PM आप यहां से देखोगे, क्वेश्चन को नाम दे देना समीकरण 4 से समीकरण 1 से, तो यहां से AD बट्टा PM किसके बराबर है AB बट्टा PQ के, तो यहाँ पे भी मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा AB बट्टा PQ, AB इंटू AB AB स्क्वायर, PQ इंटू PQ PQ स्क्वायर। तो आगे हमारे पास में वो चीज जो हमें निकालनी थी ABC बट्टा PQR बराबर किसका होता है AB स्क्वायर बट्टा BC स्क्वायर, BC स्क्वायर बट्टा QR स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बट्टा PR स्क्वायर। अब यहां से आप आगे की चीज कैसे लिखोगे, हमको पता है AB बट्टा PQ किसके बराबर है BC बट्टा QR, तो इस AB बट्टा PQ की जगह मैं क्या लिख सकता हूं BC बट्टा QR, तो क्या हो जाएगा BC स्क्वायर बट्टा QR स्क्वायर। और ये BC बट्टा QR आपने अगर दिया हुआ है वहां देखोगे आप वापस, तो ये BC बट्टा QR किसके बराबर है AC बट्टा PR, तो यहाँ क्या आ जाएगा AC स्क्वायर बट्टा PR स्क्वायर। तो ये हमारे क्या हो गया हेंस प्रूफ। कोई प्रॉब्लम, नोट कर लेना आप, नोट करने का तरीका आपको बताया गया है। तो अगर मैं वापस देखो आपको रिवाइज कराऊं तो हमने कहा था दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो हमने ABC और PQR बनाया था, ABC और PQR में हमने क्या कहा था दिया हुआ लिख लिया सिद्ध करना, फिर रचना हमने A से लंब डाला था P से लंब डाला था, फिर हमने यहाँ से दो टुकड़े उठाए ABD और PQ, हम इनको समरूप किया तो समरूप किया तो AB बट्टा PQ और AD बट्टा PM लिखना है। ये लिखने के बाद में इस ABC का क्षेत्रफल निकाला,
1/2 आधार इंटू ऊंचाई से, इसका भी क्षेत्रफल निकाला, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से, दोनों का भाग दिया तो हमारे पास आया BC/QR। दिया हुआ है, वहां से हमने देखा BC/QR किसके बराबर है, AB/PQ। और पीछे क्या बच गया, AD और PM। जब हमने इन दोनों त्रिभुजों को ABD और PQM को समरूप सिद्ध किया था तो हमारे पास ये चीज आई थी AB/PQ AD/PM। तो AD/PM की जगह हमने क्या लिख दिया, AB/PQ, तो हमारे पास ये चीज आ गई। और ये सब आपस में बराबर होते हैं, इसलिए हमारा आगे की चीज लिख दी। तो आराम से नोट कर ले। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक्सरसाइज नंबर 11 के। तो ये है एक्सरसाइज नंबर 11 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार। देखो इस साइड मैंने लिखा महत्वपूर्ण प्रमेय, महत्वपूर्ण प्रमेय 11.1 जो पेज नंबर 157 पर, ये जो ब्रैकेट में लिखे गए ये है पेज नंबर। स्टार का मतलब ये होगा कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और विदाउट स्टार का मतलब ये आ सकती है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार नजर के बाहर निकाल लेना। यहाँ पर सबसे एंड में जो मैंने लिखा है पेज नंबर 178 पर उप प्रमेय लिखी हुई है माध्यिका की, तो वो भी एक बार जरूर देखना आप। उसके बाद में मैं आपको समझाता हूं कि महत्वपूर्ण प्रश्न कैसे आपको टिक करने हैं। अगर एक्सरसाइज 11.1 की बात करूं तो यहां से कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद जब एक्सरसाइज 11.1 से आप आगे बढ़ोगे तो आएगा उदाहरण नंबर 4 और 5। उदाहरण नंबर 4 जो है पेज नंबर 160 पर है, उदाहरण 5 जो है वो पेज नंबर 161 पर है। टिक कर लो इसको। आगे की बात करते हैं एक्सरसाइज 11.2। एक्सरसाइज 11.2 में अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो वो है 3, 5, 6 और 9। ये सब कौन से पेज नंबर पर है, 162 162 राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10 की किताब में। उसके बाद अगर 11.2 से आप आगे बढ़ोगे तो आपको उदाहरण नजर आएंगे तीसरा और चौथा, जो कि कौन से पेज नंबर पर है, 170 पेज नंबर पर है, तो इसको भी टिक मार्क कर लेना। फिर एक्सरसाइज 11.3 की बात करें तो 11.3 में क्वेश्चन 9, 10, 11 और 15 स्टार लगा हुआ, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादा चांसेस थ्योरम के, लेकिन ये क्वेश्चन भी देख लेना, 15वां क्वेश्चन। उसके बाद बात करते हैं हम उदाहरण 7, यानी 11.3 से आप आगे बढ़ोगे तो उदाहरण नंबर 7 होगा पेज नंबर 181 यानी 181 पर, उसको टिक करना इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद उदाहरण नंबर 10 जो कि पेज नंबर किसते पर है, 183 पर। तो आराम से इसको टिक मार्क करो। यहाँ बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट भले ही नहीं है, लेकिन उसको सोल्व करने से आगे जो बोर्ड में एग्जाम आएगा वो आसानी हो जाएगी, इसलिए मैंने रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पे लिखे हैं। इसको आराम से आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको पॉज करके आराम से लिखें। तो ये थी एक्सरसाइज नंबर 11। अभी एक्सरसाइज 11 नंबर की बहुत सारी प्रमेय बाकी है, इंपॉर्टेंट प्रमेय, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया है इसलिए हमने इसको यहीं पे रोका है। आगे का वीडियो देखते रहे, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। देखो स्टूडेंट, अगर आप बेल आइकन नहीं दबाओगे तो नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर आपके बेल आइकन प्रेस किया हुआ होगा तो आपके नोटिफिकेशन आएगा, सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना आप। तो एक्सरसाइज नंबर 11 अभी आधी हुई है, आधी हम और बात करेंगे। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात चल रही है, फिर इसको रेगुलर भी हम जरूर पढ़ेंगे। धन्यवाद।